हेलो स्टूडेंट, मैं कुछ आपको एक नए तरीके से आज पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। एनसीईआरटी पहले रीड करेंगे। सेकंड में आपको क्या करवाऊँगी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड। सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड मैं आपको नोट भी प्रिपरेशन कराती जाऊँगी ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ मिल जानी है। आपको एनसीईआरटी के आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और जो भी प्रिपरेशन होंगी नोट्स की वो मैं आपको कराते चलूँगी ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी होगी। ओके बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है आपका 9th क्लास का, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, इसका मतलब क्या हो बच्चे, सेल क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होती है ना। जैसे कि एक घर होता है ना, घर एक छोटे छोटे ब्लॉक से, ईंटों से बनता है। उसी तरह ह्यूमंस का शरीर, एनिमल्स का शरीर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका शरीर किससे बनता है, सेल से बनता है ना। तो आज हम जानेंगे कि सेल क्या होता है और क्या क्या चीज़ें सेल में होती हैं। तो फर्स्ट है आपका लाइन, It is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. ये एक्सेप्टेड है, साइंटिफिक कम्युनिटी में ये एक्सेप्टेड है कि लाइफ क्या है, वाटर से ओरिजिनेट हुई है, वाटर में ओरिजिनेट हुई है। सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल। कुछ रिसर्चर को ये मानते हैं कि लाइफ एक स्मॉल वाटर पूल में हुई है, विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रैदर देन इन द ओशियन। जो कि क्या हुआ, इन्वायरमेंट में धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, उसकी वजह से हुई हैं। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंटल। अब हॉट स्प्रिंग्स क्या है, एक एग्जाम्पल है इस तरह के इन्वायरमेंट का। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ प्यूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल क्या है बच्चे, प्यूगा वैली, जो कि कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में। ठीक है, ये एक हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये जो प्यूगा वैली है, और इसका जो टेम्परेचर है वाटर का वो नियरली कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट में भी इसका टेम्परेचर ऐसे ही रहता है, मेंटेन। ठीक है, दीज एनवायरमेंटल कंडीशन सीम्स टू बी सिमिलर टू दोज ऑन अर्ली अर्थ। ओके, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एनवायरमेंट है ये उस कंडीशन से सिमिलर होता है जब हमारे जो अर्ली अर्थ था उस टाइम के जो कंडीशंस थे उस कंडीशन से ये बिल्कुल मैच खाते हैं, है ना। अबाउट 3.5 बिलियन ईयर अगो। ओके, कब की बात है ये, 3.5 बिलियन ईयर अगो की। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ जो कि थर्मोफिल्स हैं, यही इस हॉट स्प्रिंग में रह सकते थे। इनको हम क्या बोलते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया, विच आर यूनिसेलर, जो कि क्या थे, यूनिसेलर। देखो थर्मोफिल्स को अगर आप तोड़ोगे तो थर्मल, है ना, थर्मल मीन्स क्या होता है, गर्म। तो ऐसा बैक्टीरिया जिनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं और वो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। और वो कैसे होते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर। अब इसके बारे में आप कॉपी पेन उठा लो और नोट डाउन करते जाओ कि क्या हमने इसमें पढ़ा है। ओके, तो देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि लाइफ क्या है, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ये तो क्लियर है बिल्कुल कि लाइफ किस में ओरिजिनेट हुई है, वाटर में। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे कि सम रिसर्चर, कुछ रिसर्चर का मानना है कि लाइफ किस में, हॉट स्प्रिंग में हुई है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सम रिसर्चर। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि आप जब बाद में मेरे इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको फटाफट याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, बिलीव दैट लाइफ originated in किसमें, हॉट स्प्रिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरी बात क्या लिखेंगे, हॉट स्प्रिंग का क्या एग्जाम्पल बताया, हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पे है, क्या लिखोगे, प्यूगा वैली, जो कि किधर है, लद्दाख में। ये आप बुक बंद करके याद करके भी लिख सकते हो, साथ ही साथ लर्न भी होता जाएगा, है ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नियरली, मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, नियरली एट बॉइलिंग पॉइंट, है ना बच्चे। ओके, अब देखो
और ये कब सिमिलर माना जाता है? ये इस तरह की का जो हॉट स्प्रिंग्स है इसके कंडीशंस को किस टाइम के कंडीशन से माना जा रहा है? जब हमारा अर्ली जो अर्थ का स्टेज था, कंडीशन था उस टाइम का। तो हम क्या लिखेंगे? सिमिलर टू 3.5 बिलियन ईयर अगो, है ना बच्चे? क्लियर हो गई ये बात? अब 5 पॉइंट हम क्या लिखेंगे? कौन से बैक्टीरिया इसमें डेवलप किए थे? थर्मोफाइल्स, है ना? तो क्या लिखोगे आप? हीट लविंग बैक्टीरिया। ओके बच्चे, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड थर्मोफाइल्स, है ना? और ये क्या है बच्चे? ये एक यूनिसेलुलर है। कोई पॉइंट भूलना नहीं है बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी हर चीज़ का फाउंडेशन होता है, ठीक है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस पुल में रहते हैं। ओके बात? 6 हम देखते हैं। अब देखो, ये तो ये चीज़ें हो गई। अब बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है ना, तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने क्या स्टडी किया? बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने क्या स्टडी किया? स्टडीड दैट, है ना, दैट कैल्शियम कार्बोनेट की एक क्या मिली? परत मिली ना, फॉर्म्ड अराउंड देम। किसके अराउंड देम? पुल के अराउंड क्या हुई? एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन गई। ये किसने स्टडी किया? बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने। ओके, अब ये जो परत थी ये क्यों बनी, किस लिए बनी, ये स्टडी किया उन्होंने। तो ये बताया उन्होंने कि ये जो परत थी ये क्या करती थी? प्रोटेक्टेड, है ना, प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती थी? अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बचाती थी फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। क्योंकि बच्चे उस टाइम पे हमारा जो अर्थ का फेज था वो क्या था? बहुत सारे रेडिएशंस होते थे, हाँ, बहुत लाइटिंग होता था और बिजली कड़क बहुत ज़्यादा कड़कती थी उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा हॉट था। एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके बच्चे, तो इन सब चीज़ों से क्या कर रही थी ये कैल्शियम कार्बोनेट? उसकी रक्षा कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, ताकि उसके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाए, है ना? अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे बच्चे? आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? अब इन्होंने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट ने और क्या किया? हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मेम्ब्रेन। ये फर्स्ट मेम्ब्रेन बनाने में इन्होंने मदद किया। अब एक सिंपल सी लाइन है ना, इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाटर से क्या हुआ? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ओके, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फिर क्या बने? फर्स्ट मेम्ब्रेन। ओके बच्चे, ये बात एकदम क्लियर हो गई आई थिंक। और फर्स्ट मेम्ब्रेन से क्या बना? फर्स्ट सेल। यही है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से बनते हैं बच्चे? सेल से बनती है। क्लियर है? आई थिंक सब चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की लाइन क्या है? साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, मैंने आपको लिखा दिया, लखनऊ, स्टडीड दिस हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम, है ना। दिस डिपॉजिट मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस एंड एक्सट्रीम conditions, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell. ये मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिया है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट स्टडीड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड अराउंड देम, और उन्होंने प्रोटेक्ट किस चीज़ को किया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया, ताकि उस किस चीज़ से? हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशन से, और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मेम्ब्रेन।
और इन्होंने फर्स्ट मेम्ब्रेन को बनाने में इसकी हेल्प की। तो वाटर से क्या बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड देन फर्स्ट सेल। ओके बच्चे, अब आगे चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये क्लियर है। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सेल क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बेसिक लेवल जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये अभी क्यों है ऐसा, अभी आगे आप पढ़ोगे। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर, while other like plant, fish, bird or humans are made up of million of cell, multicellular that work together, a group of similar cell performing similar work, है ना। अब इसका देखो क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। और सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बेसिक लेवल ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है ना। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गई, ईस्ट हो गई, ये किस चीज़ से बने होते हैं, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। लेकिन जब प्लांट, फिश, बर्ड और ह्यूमंस की बात करेंगे तो ये किसके बने होते हैं, कई सारे सेल से मिले हुए बनते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे क्या, तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब दूसरी बात क्या लिखेंगे कि यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे, जो कि बच्चे किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से। और मल्टीसेलुलर की बात करेंगे बच्चे तो मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि यूनिसेलुलर किससे बने बच्चे, सिंगल सेल से, और ये बनते हैं मिलियन ऑफ सेल से। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चे, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चे, ह्यूमन, बर्ड्स और एनिमल्स। एनिमल्स में तो बच्चे सब कुछ आ जाता है ना, ह्यूमन और एनिमल्स और प्लांट भी डाल दो, प्लांट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो गए। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अभी आगे भी पढ़ेंगे, सेल से क्या बनते हैं बच्चे, टिश्यूज़, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनेगा, एक जाके ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो हुआ ना, सेल इज़ द बेसिक लाइफ, है ना। सेल क्या है, एक यूनिट है, हमारी लाइफ की यूनिट है, क्योंकि सेल से ही सारी चीज़ें तैयार होती है। एक ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, सेल से बनता है। अगर सेल ही नहीं होगा तो ना टिश्यू बनेंगे, ना ऑर्गन बनेगा, ना ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ना ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना बच्चे। अब देखो, अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, फंक्शन फॉर्म्स टिश्यूज़। अब लास्ट जो हमने लाइन पढ़ी थी उसके आगे का है, डिफरेंट टिश्यूज़ are organized to form an organ and several organ work together to form organ systems such as nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs from respiratory system। जैसे कि मैंने बताया क्या, ढेर सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे, टिश्यू, और टिश्यूज़ मिलकर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम की एक बात करेंगे तो हम किसका बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा है। ऐसे रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। अब इसको कैसे बनेगा, डिफरेंट ऑर्गन मिलके बनाएंगे तो वो क्या होंगे, नेजल पोर्स होंगे, नेजल कैविटी होगी, ट्रैकिया, लंग्स, ये सारे मिलकर एक क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। इसका चार्ट मैंने अभी आपको बताया कि एक सेल मिलकर क्या बनाता है बच्चे, टिश्यू, यही बात वो कह रहा है। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। और एक ऑर्गन सिस्टम की क्या बात कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम की बात कर ले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ले अगर, तो क्या क्या ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके बुक में दिया है ना। क्या हो गया, एक नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स। क्लियर है। तो यहाँ किस चीज़ की एग्जाम्पल की बात की है इसने, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट चलते हैं,
Even when cells are organized into tissues, organ and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms. देखो ये क्या कह रहा है, जब सेल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ बना देता है, लेकिन फिर भी वो फंडामेंटल यूनिट रहता है और उसका स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल और फंक्शन के लिए भी वही जिम्मेदार होता है, क्योंकि एक एक सेल मिलकर काम करता है तो जाके एक ऑर्गेनिज्म काम करता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये सब कुछ आगे आप ये करोगे, इसलिए फटाफट मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको टाइम पे मिल जाएगा। ओके, these make us wonder how such tiny cells perform so many different activities. What are the different components of a cell? How do cells in our body communicate with each other? है ना, do cells live forever or do they die? In this chapter we will explore the answer to this question as we enter the fascinating world of cell. है ना बच्चे, जैसे कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें सुनो, आप देखोगे क्या क्या कि क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, कैसे कैसे सेल एक दूसरे, अब एक सेल का दूसरा सेल नेबर हो गया, लेकिन वो अपने नेबर सेल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या वो रहते हैं, क्या वो मर जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप सेल में जानोगे। है ना बच्चे, हाउ टू स्टडी अ सेल, सेल को हम कैसे स्टडी करें। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। अभी क्या कह रहा है कि किस तरीके से क्या है कि हम ह्यूमंस के सेल को क्या करते, अपनी आँखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, है ना। व्हाट वी कॉल द एबिलिटी टू ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट, क्या ऐसी चीज़ें हैं, है ना, मतलब ऐसी क्या एबिलिटी है ह्यूमन में कि वो दो ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, जो कि अलग अलग हैं, सेपरेट भी होते हैं, फिर भी। इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्या कह रहा है कि एक पीस ऑफ पेपर पे टू डॉट्स को आप बना लो, ठीक है। ओके, देन क्या कह रहा है ये, एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर, जैसे जैसे उस डॉट्स को अपने आँखों के पास लेके आते जाओगे, देयर कम्स अ पॉइंट इन विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। जैसे से वो पास अपनी आँखों के आता जाएगा ना, वो आपको एक दिखने लगेंगे, टू जो डॉट्स हैं वो आपको एक दिखने लगेंगे। ओके, जितना जितना पास आप लाते जाओगे उसको, एक ऐसा पॉइंट आएगा। ओके, फिर when view from about 25 centimeter the near point of human, ठीक है, 2 points separated by about 0.1 mm can be seen as distinct, otherwise they appear as a single point. This is called the limit of resolution of the human eye which is 0.1 mm. देखो अब ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इसको आप अपनी आंखों के सामने लेके आओगे वो एक सिंगल दिखने लगता है, और ये कब होगा, जब आपका 25 सेंटीमीटर के तक आ जाएगा, यानी कि हम किसी भी चीज़ को क्लियर और ब्लर कब हो जाएगा, जब वो 25 सेंटीमीटर से नीचे आ जाए, यानी 25 सेंटीमीटर के नज़दीक तक हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ओके, और टू डॉट्स अलग अलग तब तक दिखाई देंगे जब तक वो 0.1 mm से के बीच की दूरी उनकी होती है। 0.1 mm और उससे नीचे हो जाएगा तो वो डॉट्स हमें सिंगल दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और अगर 0.1 mm से ज़्यादा अगर इसके बीच की दूरी रहेगी तो हमें ये दो दिखाई देगा, लेकिन अगर इससे कम हुई तो ये हमें एक सिंगल दिखाई देने लगेगा। सिंपल सी बात, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। ओके, चलो फटाफट इसका नोट्स हम बना लेते हैं। कितना क्लियर बता रही हूँ मैं, है ना बच्चे, कोई डाउट्स ही आपको नहीं रहेगा। यानी कि अगर हम 25 सेंटीमीटर की बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसको 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ये हम अपना ऐसे नियर एक पॉइंट भी कर देते हैं, नियर तक, जितना नज़दीक, यानी 25 सेंटीमीटर तक हम चीज़ों को क्लियर, जैसे कि हमारी आँखों के 25 सेंटीमीटर तक चीज़ें होंगी, उसके बाहर होगी, यानी 25 सेंटीमीटर से बाहर की चीज़ें होंगी तो हम उनको देख सकेंगे। इससे कम होगी तो हमारी आंखें नहीं देख सकती, हमें ब्लर दिखने लगेगा। आप किसी भी चीज़ को अभी देख लो, आप अपने बुक या कॉपी को ऐसे उठाओ, पास लाते जाओ, आप एक वक्त आएगा कि आपको सब कैसा दिखेगा, सिंगल सिंगल दिखने लगेंगे,
तो वो क्या है बच्चे 25 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरा एक और पॉइंट्स की बात करें 0.1 mm। अब ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स। ये आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान भाषा में मैं लिखवा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। टू डॉट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन आई, है ना, ये हमारा रिजोल्यूशन लिमिट है। ठीक है बच्चे, अब इसके आगे की बात करें तो ह्यूमन कैन नॉट सीन सेल बिकॉज, अब देखो ये तो हमारी बात हो गई। अब सेल को हम क्यों नहीं देख सकते हैं, कि मैम आपने ये सब तो बता दिया। सेल को बच्चे हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हम सेल को नहीं देख सकते क्यों, तो आप लिखोगे ह्यूमन कैन नॉट सीन सेल बिकॉज इट्स टू स्मॉल, इट्स टू स्मॉल। ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, अब हम इसको नहीं देख सकते तो हमने सेल के बारे में स्टडी कैसे की, हमने सेल के बारे में जाना कैसे, बिकॉज हमने कैसे जाना, कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये कैसे होगा, मैग्नीफाइंग का तो यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ करनी होती तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। इसको हम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चे, माइक्रोस्कोप, है ना। तो यहाँ पर आएगा माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ पर समझो, अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। दिस raises an important question, how have cell biologists studied the structure and function of a cell that are much smaller than the limit of resolution of human eye। सिंपल सी बात है, मैंने जैसे बताया कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जब हम इतनी चीज़ों को नहीं देख सकते तो हम सेल को कैसे बायोलॉजिस्ट ने देखा, उसके स्ट्रक्चर को कैसे देखा, उसके फंक्शन को कैसे जाना। तो यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को आपने ग्रेड 8 में क्यूरियोसिटी के चैप्टर 10 में पढ़ा होगा। अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीसेज आर यूज फॉर द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस का। एंड ऑब्जेक्ट टू मेक इट अपीयर एंड लार्ज, ये क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाते हैं और मतलब क्लियर और बड़ा दिखाते हैं, है ना। अब रॉबर्ट हुक की बात करेंगे। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, है ना, जिसकी कैपेसिटी क्या थी, 200 से 300x मैग्निफिकेशन तक वो दिखा सकता था। While examination a thin slice of a cork, he observed small box-like compartments and named them cells. In school laboratory, light microscopes are used to observe object using, बाकी का भी देखते हैं ना। रॉबर्ट हुक क्या थे मेरे बच्चे, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में। ओके, और उन्होंने इसको नाम दिया सेल, और उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उसको देखा था। ओके, इसको हम नोट डाउन करेंगे। ओके, तो हम क्या नोट डाउन करेंगे, रॉबर्ट हुक, नोट डाउन करो, was first person to observe, है ना, सेल इन 1665। ओके बच्चे, ये हो गया। अब इन्होंने किस चीज़ से देखा, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से देखा आपने। इन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और उसको स्टडी किया, जिसकी कैपेसिटी क्या थी, 200 से 300x तक दिखाने की कैपेसिटी थी। ठीक है, फिर उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या नाम दिया, ही नेम्ड देम सेल, है ना, और जो कि कैसे लगते थे, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, है ना बच्चे। ओके, और आपके स्कूलों में किस चीज़ का भी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। क्लियर, इसको भी नोट डाउन करना तो लिख लीजिए,
लाइट माइक्रोस्कोप इन स्कूल लाइब्रेरी। इसको आप ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। स्कूल लाइब्रेरी में लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और इसमें आप कैसे देख सकते हो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ही आपको ये दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। ओके, देखो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज एग्जाम्पल 10x and 4x टू अचीव बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट, है ना बच्चे। अब देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या यूज़ करते हो, लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस का हम यूज़ कर सकते हैं बेटर मैग्नीफिकेशन के लिए, है ना। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ये देखिए डिफरेंट पार्ट्स है माइक्रोस्कोप के, इन योर स्कूल लाइब्रेटरी एंड यूज इट टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मेटेरियल। अंडर द माइक्रोस्कोप you will see a magnifying image of an object, can you estimate its size, actual size, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी मैग्नीफाइड इमेज, मतलब आप किसी भी इमेज को बड़ा करके आप देख सकते हो, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, और आप उसके सेल का साइज भी निकाल सकते हो। ओके बच्चे, ये चीज़ क्लियर है, तो इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो समटाइम ये चीज़ पूछता है कि माइक्रोस्कोप में दो इंपॉर्टेंट लेंस कौन से होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो साथ ही साथ मैं आपको पॉइंट्स भी करा दे रही हूँ ताकि कहीं से क्वेश्चंस बनता है तो आप उसको कर लोगे, है ना। एक ऑब्जेक्टिव लेंस इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा आई पीस, ठीक है, ये हो गई एक बात। और माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है। और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या ज़रूरत होगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट की। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आप माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो वहाँ फिर बीम ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं, वो बिना लाइट के प्रेजेंस में उसमें देखा जाता है, और वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ओके, और इसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करके आप चीज़ों को देख सकते हो। ओके, अगर टाइप्स ऑफ इसका माइक्रोस्कोप का लिखना है तो देखो 3 टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, आपके बुक में 2 ही दिया है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 होते हैं, मैं बता देती हूँ। और एक हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है, 1 2 3। इसमें आपको डिफरेंस लिखना है तो भी मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ, नोट कर लो आप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं बच्चे, इसका मैग्नीफिकेशन बहुत ही लो होता है, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लो होता है, लो मैग्नीफिकेशन। ओके, और इसका हायर होता है, हायर मैग्नीफिकेशन, इसीलिए इसमें आप सेल की स्टडी कर सकते हो, इसमें आप नहीं कर सकते सेल की स्टडी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होता है, इसी से हम सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उसको भी हम देख सकते हैं, है ना। इसका मैग्नीफिकेशन, तो सोचो कितनी छोटी चीज़ को भी इसमें देख सकते हो। इसमें आप वायरस को यू कैन ऑब्जर्व, आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व वायरस, ये मैं लिख रही हूँ तो आपको ये समझ आएगा कि आप कितनी छोटी से छोटी चीज़ें देख सकते हो, और सेल ऑर्गेनेल्स। ओके बच्चे, तो यहाँ तक आपका ये चीज़ें पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चे एक्टिविटी, लेट अस एस्टिमेट द सेल साइज ऑफ अ सेल। इसमें हम सेल का साइज़ निकालेंगे, कुछ फॉर्मूला है वो देखेंगे, और ये भी बहुत मज़ा आएगा। और आगे तो भी पूरा चैप्टर बाकी है, तो आप फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आज यहीं तक पढ़ते हैं, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू सो मच।